हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो एक बड़े लेवल से बात करके छोटे लेवल पे आएंगे और फिर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स तक की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से इकोनॉमी में लिंक्ड अप होती है और एक दूसरे के इम्पैक्ट जो है वो कैसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग सेक्टर के ऊपर, अलग अलग सब सेक्टर के ऊपर पड़ते हैं और इनका डिमांड और कंजम्पशन का किस तरीके का पैटर्न जो है फॉलो होता है, उसकी क्या साइकिल होती है, ये सब हम इस सीरीज़ में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली जो सीरीज़ है थोड़ी हमारी बड़ी हो सकती है कि इसमें और एपिसोड जो हमारे आएंगे वो बाकी जो हमारी सीरीज़ अभी तक आई है उससे ज़्यादा हो सकते हैं। साथ में जो सीरीज़ हमने बात कर चुके हैं अभी तक उसको भी इसमें कहीं जगह देंगे और उसके ऊपर अपडेट्स भी लेकर आएंगे और जिससे कि एक आपको पूरी जो हमारी देश की इकोनॉमी का एक जो मेजर पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको समझने का मौका मिले। तो मैं आपका दोस्त तुषार बेरीवाल तो आपके लिए प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो अगर हम कंटेंट की बात करें, जो कि एक ब्रॉडर हमने माना है कि हम क्या क्या बात करेंगे, तो सबसे पहला एक हमारा है कि हम ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे कि क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इसके क्या क्या इसके अंदर हम बातें करते हैं, क्या मेजर पार्ट हैं। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर आते हैं बड़े लेवल पे, और जानने की कोशिश करेंगे कि उन सेक्टर का किस तरीके का जो काम है होता है, किस तरीके का उसमें डिमांड है, सप्लाई है, और वो जो सेक्टर है वो किन सब सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इन तीनों में हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे। इन सब चीज़ों की बात करने के बाद हम लास्ट में अपने 3 स्टॉक्स के ऊपर आएंगे जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पहला हमारा है अशोक लेलैंड, दूसरा हमारा है हीरो मोटोकॉर्प और तीसरा हमारा है टीवीएस मोटर। ये 3 स्टॉक्स की हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है पीपल्स का या प्रोडक्ट का, तो देश में जितने भी लोग रहते हैं उनका मूवमेंट और उन सामान का मूवमेंट जो कि एक जगह बनते हैं और वहाँ से दूसरी जगह ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड जाते हैं कंजम्पशन पर्पसेस से। अब इंडिया में हर चीज़ हर जगह तो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ जहाँ पे मिलती है ऑब्वियसली उसके पास ही उसके मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जो बाद में हमारा फिनिश्ड गुड जो होता है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि कोई कंज्यूमर यूज़ कर दे या जो कोई इंडस्ट्री कोई उसे यूज़ करे, हम फिर उस प्रोडक्ट को मूव करवाते हैं। अब वो एंड प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कि वो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है या कोई कंपनी यूज़ कर रही है। तो सपोज़ करिए हमने एक कंपनी की बात करी थी, सियाराम सिल्क या ट्राइडेंट। अगर वो कपड़ा बनाती है तो उनके लिए एंड प्रोडक्ट कपड़ा है, और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी TCNS, जिसकी हमने टेक्सटाइल सेक्टर में बात की थी, जिनके ये बीबा वगैरह के शोरूम है, उनको चाहिए कपड़ा और वो उसको स्टिच करके और फिनिश्ड गुड जो है वो स्टिच क्लॉथ जो है वो देते हैं। तो अब उनके लिए जो हमारा TCNS उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कपड़ा, और जबकि हमारा ट्राइडेंट या जो सियाराम सिल्क है या अंबिका कॉटन है, इनके लिए फिनिश्ड गुड जो है वो है कपड़ा जो वो बनाते हैं। तो इस तरीके से एक मूवमेंट होती है। अब जैसे कि अगर हम ऑटो एंसिलरी में बात करें तो उनको अगर कोई कंपनी है जिसकी हमने बात करी थी, जिसकी फेडरल मोगुल गॉडसे करके कंपनी ऑटो एंसिलरी की, जो कि पिस्टन रिंग्स बनाती है, तो उनके लिए क्या है कि पिस्टन रिंग कौन से मटेरियल की बन रही है, वो आयरन की बन रही है, उसके अंदर जिंक मिक्स हो रहा है, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो आयरन और जिंक है, लेकिन वो बनाते क्या है, पिस्टन रिंग्स और पिस्टन। तो उनका एंड प्रोडक्ट हो गया पिस्टन रिंग और पिस्टन, और वो किसको चाहिए होगा, वो ऑटोमोबाइल्स की उन कंपनीज को चाहिए होगा जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, पिस्टन रिंग्स एंड पिस्टन। तो ऐसे ही एक साइकिल जो है हमारी इकोनॉमी में मूव होती है कि एक कंपनी का फिनिश्ड गुड जो है वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम कर सकता है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है जिस पे कंज्यूमर्स जो हैं
जो देश में रहने वाले आम इंसान उस चीज़ को यूज़ करता है, वो हमारा फिनिश्ड गुड जो है फाइनल वो होता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर हम इंसानों जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं अगर उनके नज़रिए से देखें कि किस तरीके का मूवमेंट है, तो वो बेसिकली न्यूक्लियर मूवमेंट हो सकता है, मास मूवमेंट हो सकता है और रैपिड मूवमेंट हो सकता है। न्यूक्लियर से हमारा समझने का क्या मतलब है, सपोज किसी ने 2 व्हीलर लिया, 3 व्हीलर लिया और 4 व्हीलर लिया, तो इसमें क्या है, एक न्यूक्लियर फैमिली, कम लोग, 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में ट्रैवल होता है। एक इंडिविजुअल फैमिली या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, तो ये इस तरीके का मूवमेंट होता है, इसमें बहुत कम लोग होते हैं और उनकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होती। इसी में अगर हम मास और रैपिड मूवमेंट के सिस्टम की बात करें, तो मास में हमारा बसेज आ जाती हैं, जिसमें एक बारी में 50 लोग, 100 लोग, अगर डबल डेकर है तो उसमें हमारी ट्रेन्स आ जाती है, हमारी मेट्रो आ जाती है, जिसको हम MRTS कहते हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और रैपिड मूवमेंट में हमारे जो हैं जिसमें फास्टर हो ट्रैवल, तो जैसे कि अगर फास्टर की आप बात करें तो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में बन रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। दिल्ली में 7 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहा है। उसमें से एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मेरठ से दिल्ली वाला है, एक हमारा दिल्ली से रेवाड़ी का है, दिल्ली से सोनीपत है, पानीपत है। तो ऐसे 7 तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। साथ में रैपिड मूवमेंट हम एयरप्लेन्स की मूवमेंट को भी कह सकते हैं कि हम 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले गए, हैदराबाद चले गए, कोलकाता चले गए। तो ये वाला जो हमारा मूवमेंट है ये हमारा रैपिड मूवमेंट में आता है। यहीं अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि जो हमारे फिनिश्ड गुड है उसको हम कैसे अपने देश के लोगों तक पहुँचाएँ, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है उसको हम कमर्शियल या लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके की कंपनीज़ हैं जो अलग अलग तरीके का लॉजिस्टिक्स का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट बनाते हो वो बहुत सारी कंपनीज़ या उन्हीं की अपने जो मतलब उन्होंने जो अपनी सब सेक्टर्स खोल लिए हैं, अपनी कंपनी में ही और कंपनी खोल ली है कि हम खुद ही अपना डिलीवरी दिया करेंगे। ऐसे ही आपने एक डिलीवरी का नाम सुना होगा, जो बेसिकली पूरी एक कंपनी ही डिलीवरी बेस्ड है। या हमने जो पहले अपने चैनल पे बात करी है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो कि ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन में है। आपने स्पाइस जेट का नाम सुना है, जो कि पैसेंजर मूवमेंट के साथ साथ जो हमारा लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जितनी भी कोविड टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का हो, चाहे वैक्सीन का हो, चाहे दवाई का हो, या किसी और देश से लेकर आने का हो, तो उसमें स्पाइस जेट को ही सबसे ज़्यादा काम मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं के पास उस तरीके के जो हमारे प्लेन्स हैं जो लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सेक्टर के अंदर क्या क्या मेजॉरिटी है चीज़ें, तो जैसे हमने बात करी एयरलाइन से हमारा, साथ में हमारा जो सामान हमें जो भेजना है उसके लिए ट्रक्स यूज़ होते हैं, तो ट्रकिंग का है। साथ में अगर हम देखें तो ट्रक कहाँ चलेंगे, तो रेल पे, रोड, दोनों पे चलेंगे। कि हो सकता है कि हम जो जैसे कि आपने भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का देखा है कि हमारी ट्रेन्स के ऊपर हम पूरा का पूरा अपना जो ऑक्सीजन कंटेनर जो है, काइरोगेनिक जो कंटेनर है उसको रख देते हैं, और जिस स्टेट में जाना होता है पहले उस स्टेट तक ट्रेन में लेके जाता है, फिर वहाँ से उतार के वो ट्रक को हम लेके जाते हैं। तो उसमें हमारा रेल और रोड दोनों का काम हो गया। साथ में शिपिंग की बात करें हम, जो हमारा सी रूट के थ्रू आता है, या इसमें हमने जो इंटरनल, अब जो आजकल जो 2010 के बाद से हमारा एक बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड आई है कि हमारे यहाँ इंडिया में इंटरनल वाटरवेज होने चाहिए, जिससे कि जो रोड्स पे जो हमारा मतलब जितना भी काम होता है उसको थोड़ा सा ईज़ किया जाए, ट्रैफिक जो कंजेशन है उसको थोड़ा ईज़ किया जाए, और जो शिपिंग और जो लॉजिस्टिकल जो कॉस्ट है उसको कम करा जाए। साथ में लॉजिस्टिक्स फर्म, आपने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का नाम सुना होगा, सिकल लॉजिस्टिक्स का नाम सुना होगा, एजिस लॉजिस्टिक्स है, हमारी डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट के अपने जो लॉजिस्टिक्स है। साथ में आजकल आपने फूड लॉजिस्टिक्स का भी सुना है, जो हमारा स्विगी है, जोमेटो है, उबर ईट्स है, तो ये सब भी इसी का पार्ट है। साथ में व्हीकल मैन्युफैक्चरर, अब आप देखिए कि ट्रक अगर सामान लेके जा रहा है, रोड पे चल रहा है, तो वो कौन बनाएगा, तो ऑब्वियसली एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। उबर ईट्स का जो हमारा हमने ऑर्डर किया, फिर वो खाना आया, जोमेटो से आया, स्विगी से आया, तो वो अगर 2 व्हीलर पे जो लेकर आ रहे हैं तो उन्हें
मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, तो व्हीकल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथ में व्हीकल चलेगा कहाँ पे, तो उसके लिए हमें अच्छी रोड्स चाहिए, अच्छे मेट्रो स्टेशन चाहिए, अच्छे रेलवे स्टेशन चाहिए, अच्छे पोर्ट्स चाहिए, और उसके बाद जो हमारा इंटरनल वाटरवेज जो बन रहे हैं उसके लिए हमें इंटरनल जो पोर्ट्स चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट्स चाहिए, छोटे एयरपोर्ट। और अभी आपने रिसेंटली जो पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि जो हमारे जो आर्मी के जो एयरपोर्ट्स थे उसको भी हमने कहीं ना कहीं कमर्शियली यूज़ करना शुरू कर दिया है छोटी दूरी की उड़ानों के लिए। और उसके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उड़ान आई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो स्पाइस जेट है उसके पास मैक्सिमम रूट है नॉर्थ ईस्ट वगैरह के। और आजकल जिस तरीके का एक जो हमारी कंट्री के अंदर मूव आ रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो कि हमारी मेजॉरिटी 65% पॉपुलेशन जो है अंडर 36 की एज में है, उनका एक मतलब वो ज़्यादा जागरूक है कि हमें टूरिज़्म की तरफ भी देखना चाहिए, घूमना चाहिए देश में, उसकी सुंदरता को देखना चाहिए, जिससे कि देश में अलग अलग तरीके के व्यापार बढ़े। तो इस चक्कर में जो हमारी उड़ान की जो फ़्लाइट्स हैं वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करने वाली है। साथ में हमारा ऑटो एंसिलरी की, अब जैसे हमने बात करी पिस्टन रिंग के लिए फेडरल मोगुल गोडसे करके कंपनी बनाती है, या फिर अगर हम बात करें मदरसन सुमी है हमारी, वो बनाती है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो लिस्ट भी नहीं हुई, कृष्णा मारुति है या हमारी जमुना ऑटो है, ये बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो काम करती हैं। तो इन सब की कहीं ना कहीं हम चर्चा इस जो हमारा पूरा एक जो सिस्टम हमने लिया है उसमें आगे बात करेंगे। अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि लास्ट वाली स्लाइड में हमने बात की थी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होना चाहिए हमारे पास, ऑटो एंसिलरी होनी चाहिए, एयरलाइंस की कंपनीज होनी चाहिए। जो एयरलाइंस की कंपनीज के साथ आपने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है हमारा जो एक कंट्री में जो बजट आया, फिर उसके बाद कोविड के बाद जो बहुत सारी नई नई चीज़ें हम पॉलिसी लेकर आए, उसमें एक पॉलिसी थी कि जो अगर एयरलाइंस के जो मेंटेनेंस होती है अगर वो कंपनीज इंडिया में आके सेटअप करेगी तो कहीं ना कहीं उसे गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बेनिफिट्स और उनको जो सेटअप की जो कॉस्ट है उसको कम करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। साथ में आप रेलवे की कंपनीज की बात कर सकते हैं, जैसे IRCTC का हमारा IPO आया 300 कुछ रुपये से, वो 1900 चल रहा है। रेलवे की हमारी IRFC का IPO आया था, फिर उसका रेलवे की हमारी जो रेलटेल है उसका IPO आया। तो ऐसे और भी कंपनीज है जिसके काम चल रहे हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि रेलवे में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि आप IRSDC जो हमारी इंडियन रेलवे डेवलपमेंट कमेटी करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी रिसेंटली 76 हमारे रेलवे स्टेशन के लिए जो उसका रेनोवेशन है उसका जो काम है शुरू किया है, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया है। और उसमें आप देखेंगे तो 76 जो स्टेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में है, कि उसमें न्यू दिल्ली भी है, मुंबई का भी है, हमारा लखनऊ का है, कानपुर का है, पंजाब के हैं, हरियाणा का है, राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, साथ में मध्य प्रदेश के हैं। तो ऑल ओवर इंडिया उन्होंने उस जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस है पूरे 76 उसको लिया है। और रेलवे की एक और कंपनी है जिन्होंने उस मतलब Tier 1 और Tier 2 में डिवाइड करके Tier 2 के 75 स्टेशन उन्होंने लिए। तो टोटल 151 जो रेलवे स्टेशन है उनके डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जिसमें हम देखेंगे कि बहुत अच्छा आगे डेवलपमेंट होने वाला है। साथ में हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें कि अगर हमारी ट्रेन चल रही है 25 kVA पे, तो हमें उस तरीके के अपने ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए हमें, फिर ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए हमें कॉपर वायर चाहिए, कॉपर वायर के लिए हमें कॉपर चाहिए। तो इसमें देखिए कितनी सारी कंपनी आ रही है कि हिंदुस्तान कॉपर ने कॉपर निकाला, कॉमोडिटी निकालने के बाद वो हमने जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स की कंपनी है, फिनोलेक्स केबल हो गई, KEI हो गई, पॉलीकैब हो गई, इनको दिया। इन्होंने वायर बना के और जो बाकी चीज़ें हैं वो बनाई। साथ में हैवी इलेक्ट्रिकल्स को हमने अलग मटेरियल दिया कि उन्होंने कॉपर लिया, कॉपर वाइंडिंग जो उन्होंने करी ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर हमने लिया, कॉपर वायर ली, ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया और फिर रेलवेज ने कार चलाई। तो जो ये सारे एक से एक जो लिंक है हम इन सब पे आगे बात करेंगे। साथ में हमें कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, जिसकी आपने L&T का सुना होगा कि अभी जो बुलेट ट्रेन के जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट निकले थे वो L&T को मिले। अभी रेलवे के भी उन्हें कुछ मिले हैं चेन्नई वगैरह में। अब कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें सीमेंट चाहिए, हमें स्टील चाहिए, हमें कॉपर वायर के लिए कॉपर चाहिए,
फिर उसके बाद हम जब स्टेशंस बनाएंगे तो हमें वहाँ पे सैनिटरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, कि जो हम वॉशरूम वहाँ बनाएंगे उसमें टाइल्स चाहिए, हमें वॉश बेसिन चाहिए, हमें जो टैप है वो चाहिए, तो ये सब वहाँ से मिलेगा। साथ में शिपिंग सेक्टर है, अब इनको एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो हमारा ONGC है, इंडियन ऑयल है, साथ में हमारे सोलर के हैं। फिर पोर्ट डेवलपमेंट है, आपने रिसेंटली अभी सुना होगा इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने जो बात करी है कि हम अपने देश में जो पूरी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल लाइंस है उस पर बहुत सारे पोर्ट्स बनाने वाले हैं, और जो छोटे पोर्ट्स ऑलरेडी हैं उनका साइज़ भी बड़ा करेंगे। अब अगर हम व्हीकल की बात करें तो हमारे पास टायर है, फिर उसके बाद टायर के साथ और जो चीज़ें उनसे रिलेटेड है कि इंजन ऑयल है जो कि कैस्ट्रॉल इंडिया एक बनाती है, उसका भी हम चार्ट आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में। तो ऐसे एक बहुत बड़ा सिस्टम है और हम एक एक करके उस पॉइंट पे आएंगे और बात करेंगे कि कब कौन सी चीज़ जो है इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट है और अब किस तरीके का काम हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर से शुरू करें सबसे पहले, तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा, तो उसमें 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर। 2 व्हीलर में हमारा मोपेड, इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, पैसेंजर में पैसेंजर कार, यूटिलिटी व्हीकल, मल्टीपर्पज़ व्हीकल। फिर कमर्शियल में हमारे जो ट्रक हो गए या जो हमारी बड़ी बसेस हो गई जो कमर्शियली यूज़ होती हैं, या और कोई ऐसी इक्विपमेंट्स जो हमारे जैसे कि एस्कॉर्ट्स बनाती है या जो हमारा JCB बनाती हैं, ये सारे कमर्शियल व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। साथ में 3 व्हीलर जो कि हम देखते हैं रेगुलरली डेली बेसिस पे, कि जो नॉर्मल कम्यूटेशन, छोटे लेवल की कम्यूटेशन के लिए जो सिटी है उसके अंदर हम 3 व्हीलर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। और साथ में जो ऐसी जो छोटे 3 व्हीलर्स हैं जो सामान जो बन रहा है छोटी फैक्ट्रीज़ में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है विद इन सिटी, तो हम ये सारे तरीके के व्हीकल देखेंगे। अगर हम कंपनीज़ की बात करें कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में कंपनीज़ हैं और कौन सी मेजर ऐसी लोकेशन है जहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम होता है, तो आप देखेंगे नॉर्थ में जो हमारा दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ये जो जगह है यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो एंसिलरीज का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अगर आप नॉर्थ में देखें तो अशोक लेलैंड है हमारा, फोर्स मोटर्स का है, साथ में फरीदाबाद की तरफ हमारा JCB एस्कॉर्ट्स का है, गुड़गांव में हमारा टाटा का है, हीरो मोटर्स का है, साथ में मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट है। अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हमारा अशोक का है, टाटा मोटर्स है, मर्सिडीज़ है, निसान है, रिनॉल्ट है, वॉक्सवैगन है, बेंज है, टाटा हिटाची, वोल्वो आइशर। तो ये जो मुंबई, पुणे, आसिम, औरंगाबाद, साथ में जो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है इंदौर वगैरह का, वहाँ पे भी है। साथ में अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, जो हमारा कोलकाता, जमशेदपुर वाला जो इलाका है जो मेजॉरिटी टाटा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो है। साथ में बैटरीज वहाँ बनती हैं, हमारी एक्साइड वगैरह का अच्छा काम है। और जो साउथ में अगर हम जाएँ, चेन्नई, बेंगलुरु, होसूर, तो वहाँ पे भी हमारी यही सारी कंपनीज के प्लांट्स हैं। तो आप देख रहे हैं एक बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड सा सिस्टम है और हर जगह पे कंपनी ने अपने प्लांट धीरे धीरे करके खोलें, जिससे कि अगर दिल्ली में अगर मारुति बना रही है उसको साउथ में भेजना है तो उसकी जो इतनी सारी बड़ी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते। और साथ में जो प्रोडक्ट है, हो सकता है जो हमें यहाँ पे मिल रहे हो वो हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स मिल जाए, रॉ मटेरियल, और यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो और कम हो जाए। तो इसलिए कंपनीज प्रेफर करती है कि उनके जो मतलब प्रोडक्ट्स जहाँ बन रहे हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट और सिटी के अंदर बनने, जिससे कि अगर इस स्टेट में कुछ काम हो रहा हो तो ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, काम चलता रहे। थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो काम है कंपनी का वो चलता रहे, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आपके लिए 3 स्टॉक लेकर आए हैं, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में बात करी, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प और TVS। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड का मंथली चार्ट हम लेके आए हैं अभी। तो लगभग 1998 से लेके हमारे पास चार्ट है, और आप देखेंगे कि 1998 से लेके लगभग 2014 तक स्टॉक में कुछ ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। लगभग हम 40 रुपये के आसपास गए थे, वापस नीचे आए, और फिर 2014 के आसपास हम 14 रुपये पे थे, और फिर वहाँ से जो एक अच्छी रैली आई, जो 4 साल में जो रैली आई, और हम 165 तक गए। तो आप देखेंगे लगभग स्टॉक जो है वो 12 गुना के आसपास कहीं हो गया।
तो ये जो इतनी अच्छी रैली आई थी, अब उसकी करेक्शन जो हमने करी और जो ये कोविड के बाद एक बहुत ज़्यादा डीप हो गई थी और जल्दी करेक्शन कर ली, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि अब यहाँ पे कितनी अच्छी वॉल्यूम आई और लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स अब आई है हमारा अशोक लेलैंड में। तो ये जो इतने नीचे के लेवल पे लोगों ने माल उठाया, तो वो बहुत बढ़िया उन्होंने अभी तक गेंस बनाए हैं। साथ में आप देखेंगे कि अगर ये इतना बड़ा हमारा एक ट्रेंड था जो एक रेंज में रहा, एक कंसोलिडेशन में रहा, बड़े एक मतलब वैल्यू के हिसाब से, तो लगभग ये जो 16 साल है इसकी अगर चाल हम देखें इतनी बढ़िया आई थी, तो इसकी ये करेक्शन हुई जो कि हमारा वेव 2 हो गई। तो अगर हम इलियट की एक बहुत लंबे ट्रेंड की बात करें तो ये हमारी इलियट का वेव 1 था, ये 2 हुआ, तो लगभग ये 4 साल में ये आई, 3 साल में हमारा करेक्शन हुआ, हम पुराने वाले बॉटम के नीचे गए नहीं और वापस हम ऊपर गए और हमने कहाँ सपोर्ट लिया जाके, जहाँ पे एक बारी हमारा लास्ट टॉप बना था और अब वहाँ से बढ़कर अब हम इस रेंज में कहीं आ गए हैं। तो अभी आप देखेंगे हमने लगभग 5 लाइन इस जो चार्ट है इस पे लगा रखी है, एक 14 रुपये 45 पैसे पे, 109 रुपये 50 पैसे, 165 रुपये 25, 246 90 और 353 रुपये 55 पैसे। आज की डेट में हमारा जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है वो 109 रुपये 50 पैसे के आसपास का है और अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमारा अच्छा सपोर्ट बन रहा है। और अगर हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जो कि हमारा मंथली का चार्ट है, ऑब्वियसली हम एक लंबे जो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि 4 साल में ये चाल आई थी, 3 में ये आई है, तो अगले हम लगभग 3 साल लगभग के आसपास बात करें तो हम किस तरीके की मूवमेंट इसमें होते हुए देख सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो जो हमारा ये जो लेवल है ये इस समय जो चल रहा है 127 रुपये का, और अभी जो 109 रुपये हमारा एक लेवल है जो नीचे की तरफ है, तो अगर हम देखें तो लगभग एक मोटा मोटा 20 रुपये का एक हमारा लोअर डायरेक्शन में जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। और इस लेवल पे अगर हम अच्छा सपोर्ट बना के जाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो लेवल है जो कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिले, हो सकता है 2-3 महीने में देखने को मिल जाए, तो वो 165 रुपये का लेवल है। सेकेंड हमारा लेवल है 246 रुपये का, जो कि कब हमें देखने को मिलेगा, जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे 165 रुपये के ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके कुछ काम करेंगे और 200 से लेकर 165 के बीच में कहीं काम करते रहेंगे। तो उस रेंज में काम करने से क्या होगा कि हम इस लेवल जहाँ पे हमारा लास्ट टॉप बना था 2018 में, उसके ऊपर जब हम सपोर्ट बनाएंगे तो हम आगे वाले जो हमारे लेवल्स है उसके लिए जो है स्ट्रॉन्गर एक हो जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हमें एक अच्छे टाइम फ्रेम के लिए आगे 3 साल के लिए जो अगर कोई स्टॉक देखना है तो अशोक लेलैंड एक बहुत बढ़िया बेट हो सकती है, क्योंकि ये अभी हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर व्हीकल लेकर आ रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी से भी सस्ते पड़ेंगे और ग्रीन एनर्जी होगी। तो अगर हम कमर्शियल में इस लेवल का काम कर पाते हैं इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए होगी और ऑब्वियसली अशोक लेलैंड के लिए भी होगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें जो कि हमारा डेली का है, तो आप देखेंगे लगभग हम जो भी बजट के टाइम पे ऊपर गए थे, रैली 109 रुपये से ही आई ऊपर और वापस हम इसी रेंज पे आए, और अब आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमने सपोर्ट बना लिया है और उसके बाद ये 3 वॉल्यूम आई और हम एक ऊपर की तरफ गए। तो अभी हमारा ये वाला एक लेवल हमें थोड़ा सा देखना है जो कि 2-4 दिन शायद हम इस लेवल के आसपास कहीं काम करें और फिर ऊपर की तरफ चले। तो ये एक थोड़ा सा आप देखिए कि 127 रुपये से 140 रुपये के बीच में हम कुछ दिन आगे काम करेंगे और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा और हम 165 की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करना है तो 165 रुपये के लिए आप जा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसकी चर्चा करिए और अशोक लेलैंड को थोड़ा सा रिसर्च करिए कि इसमें और क्या काम हो रहा है। जैसे कि इन्होंने भी एक रिसेंटली अपना एक नया प्लांट खोला है, साथ में NTPC के साथ एक डील करी है हाइड्रोजन की जो फ्यूल की। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़िए और सोचिए कि इन सब चीज़ों के किस तरीके के इम्पैक्ट्स आगे आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। आज का हमारा जो दूसरा चार्ट है वो है हीरो, और ये भी हमारा मंथली का हमने सबसे पहले लिया है। तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया एक स्ट्रेट लाइन में लगभग हम धीरे धीरे ऊपर जाते गए और 2002 के जो लेवल थे वहाँ से ऊपर गए और 2017 के लास्ट में लगभग 4000 के लेवल हमने देखे और वहाँ से वापस नीचे आके और ये जो कोविड की फॉल हुई इसमें हमने एक बॉटम बनाया। इसमें भी आप सेम चीज़ देखेंगे कि क्या बेहतरीन वॉल्यूम हमारी 2020 के मार्च के बाद आई जो कि लाइफ टाइम वॉल्यूम थी।
जो कि लगभग 2002 से लेकर 2019 तक कभी भी नहीं आई। और उसके बाद हम ऊपर आए और ऊपर आके एक अब रेंज में पिछले कुछ 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। तो देखने वाली बात क्या है कि हमने देखिए यहाँ पे एक लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया था, उससे पहले हम ऊपर गए थे, नीचे आ गए और वापस यहाँ पे जब हम गए तो एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल हमने मंथली पे बनाई और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया। सेम अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी हम इसी लेवल के आसपास कहीं काम करते रहे और अब जब नीचे से वापस ऊपर आए तब भी इस लेवल के आसपास काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हीरो मोटोकॉर्प के लिए। तो जो ये 2900 का जो लेवल है, इसमें प्लस माइनस 100 आप मान के चलिए कि -100 और +100, इस बीच का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट यहाँ बना रहे हैं, जिससे कि जो आगे इनकी जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है, जो ये आगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमारा लेकर आ रहे हैं, इन्होंने अलग से एथर के साथ भी अभी डील करी है। हो सकता है जो ओला लेकर आ रही है, ओला अपनी फैक्ट्री बना रही है, उसके जैसे स्केल पे ये भी अपना कुछ इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसका काम करे। साथ में अगर आप हीरो के जो बाइक्स हैं उसकी बात करेंगे तो आज भी सबसे ज़्यादा बाइक जो एक नॉर्मल इंडियन खरीदता है वो हीरो की ही होती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव्स है इसमें। और इसमें हमने 2 ऊपर लेवल लगा रखे हैं, जो कि हमारा 5,557 रुपये और 8180 रुपये का है। तो अगर आपको आगे आने वाले 2 से 3 साल के लिए उस टाइम फ्रेम में एक स्टॉक चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा स्टॉक काम कर सकता है और हमें आगे आने वाले टाइम में इसमें मल्टीपल टाइम्स के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का एक जो चार्ट है वो लें, जो कि हमारा डेली का है, जो कि हम थोड़ा एक बड़ा व्यू दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं कि ये देखिए कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे भी हमने इसी रेंज में काम किया और वापस अभी हम इसी रेंज के आसपास है। तो ये वाला लेवल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनाता है नहीं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सपोज करिए 2750 अगर किसी का हमारा लेवल है और अभी हम 2950 भी चल रहे लगभग, मान लीजिए कि 200 रुपये नीचे है और जो हमारा सबसे ऊपर जो लेवल है वो 3850, तो 2950 से हम 3850 के लिए गए तो लगभग 900, तो हमारा 1:4.5 का हमारा सबसे पहला जो लेवल है वो है। तो इतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इसमें है। और अगर हम फर्दर उसके आगे वाले लेवल की बात करें कि सिर्फ 200 रुपये के रिस्क रिवॉर्ड में अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, जो कि हमारा 5550 का लेवल है, तो लगभग 2550 और 50 2600 रुपये का जो लेवल है और -200 इसकी अगर हम रेशो लें तो ऑब्वियसली हमारा 1:13 के रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको आगे आने वाले 2-3 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक स्टॉक चाहिए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज का हमारा तीसरा स्टॉक जो है वो TVS है और इसका भी हम सबसे पहले मंथली चार्ट लेकर आए हैं। तो ये भी हमारे पास लगभग 2002 से है और आप ये देखिए कि 2002 से लेकर 2014 12 साल तक एक पैक्ड रेंज में काम किया और 28 रुपये 75 पैसे से जो चाल आई हम 790 के आसपास गए। तो अगर आप देखें कि सपोज करिए 300 ये 30 रुपये भी है और हम ऊपर जो है 780 रुपये गए, तो मोटा मोटा हमारा जो लेवल है वो मल्टीपल टाइम्स, तो आप देख सकते हैं वो लगभग 26 टाइम्स के रिटर्न्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिले। और जो 2017 के मिड से हम नीचे आए और फिर कोविड के टाइम पे एक बनाया और ये देखिए यहाँ पे एक हैमर बना के ऊपर की तरफ चल पड़े। इस जो चार्ट है इस पर हमने 5 लेवल लगाए हैं, एक 28.75 ये दिखाने के लिए कि कहाँ से हम ऊपर गए थे, फिर हमारा एक 794 के हम कहाँ ऊपर आए थे, फिर अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट एक लेवल है 574 रुपये का वो, और यहाँ से आगे जो हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेवल हमें देखने को मिल सकता है 1092 और 1635 रुपये। तो अभी जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं आप देखिए वॉल्यूम अच्छी आ रही है, ग्रीन कैंडल्स हमारी लगभग कितने महीनों से इसमें आ रही है। तो हमारा जो देखने वाला लेवल है वो 574 रुपये हमें लगता है कि एक बार शायद दोबारा टेस्ट करें। थोड़ा नीचे है, 632 चल रहा है अभी, तो हो सकता है 632 से 600 रुपये की भी रेंज में आ जाए। तो अगर ये यहाँ पे आता है तो एक बहुत अच्छा हमारा एक लेवल होगा जहाँ पे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के किसी स्टॉक में जो है पोजीशन बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल पे इस समय है। और अगर हम देखें कि हमारा ये वेव 1 है इलियट की और ये इलियट की वेव 2 अगर बहुत लंबे ट्रेंड के हिसाब से, तो जो बाकी
मतलब हम बात नहीं कर सकते कि कौन कैसे बताता कैसे नहीं, लेकिन एक जनरल व्यू के हिसाब से अगर हम देखें कि हमने कंसोलिडेशन में थे, उसके बाद वेव 1 आई और फिर एक करेक्टिव वेव 2 हो गई, अब हम वेव 3 में कहीं जा रहे हैं। तो अभी हम वेव 3 के मान लीजिए 1 में है, तो एक बार यहाँ हम जाएंगे वापस, एक बार थोड़ा नीचे आके वेव 2 बनाएंगे, और उसके बाद जो वेव 3 चालू होगी तो उसमें हम वेव 3 के 3 में हो सकता है ये दोनों लेवल देख ले। तो आपको अगर कोई ऐसा स्टॉक, जो ऑटोमोबाइल के हमने लास्ट 2 बात करें और साथ में जो TVS के बात कर रहे हैं, तो इसमें भी इसी तरीके के पर्सपेक्टिव है। साथ में अगर आप बात करें TVS के इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इनका iQube करके एक व्हीकल है जो कि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और इनके लुक्स बहुत अच्छे हैं स्कूटर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो हमारा बजाज का जो चेतक है, उसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं कि iQube ले लिया जाए, क्योंकि ये अभी अवेलेबल है मार्केट में। तो इस वजह से इसमें बहुत अच्छे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो साथ में अगर आप बात करें छोटे टाइम फ्रेम की, अगर हम बात करें कि 632 रुपये के आसपास अभी हम हैं, और हमारा 574 के आसपास एक हमारा लेवल है जो कि हमारा मान सकते हैं हम स्टॉप लॉस टाइप कुछ। तो 32 रुपये ये और 26 रुपये नीचे, और तो 56 रुपये हमारे नीचे। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 460 तो 56 और 460 का अगर हम रेशो निकाल लें तो लगभग हमारा 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में है 1092 के लेवल तक के लिए। तो अगर आने वाले अगर हमारे 1 साल के अंदर भी अगर हम 1092 पहुंच जाते हैं तो एक बहुत अच्छे रिटर्न्स हमारे होंगे, जो कि हमें मतलब एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छे हैं। साथ में 1 साल के बाद जब आप अगर इसमें से पैसा निकालना भी चाहेंगे तो आपको ऑब्वियसली LTCG में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप उस व्यू से लेके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। TVS का हम एक छोटे टाइम फ्रेम का भी चार्ट लेकर आए, जो कि हमारे 2018 के आसपास से जो हम नीचे आए थे वहाँ से लेके जो बॉटम बनाई कोविड के टाइम पे, और अब आप देखेंगे कि एक सीधी लाइन में यहाँ काम कर रहे हैं। और अभी हम ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, अभी नीचे आएंगे एक बारी और फिर वापस ऊपर जाएंगे, तो एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ में आप वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छी वॉल्यूम, मतलब आप देखें पिछले लगभग 3 साल में ऐसी कोई वॉल्यूम नहीं आई जो अभी 2 वॉल्यूम हमें 2021 में देखने के लिए मिली है। तो यानी कि अभी भी लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टर्स है उसमें पैसा लगा रहे हैं, और क्योंकि इसमें अभी ब्रेकआउट आने वाला है तो उस हिसाब से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। साथ में हम कुछ जो चीज़ें हैं इस सेक्टर के लिए और लेकर आए थे, जैसे कि हमारा अगर आप सपोज करिए कि कोई भी व्हीकल की सेल कब बढ़ेगी, ऑब्वियसली जब जो हमारे जो रास्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे, जो हमारे जो गांव हैं या जो लोग गांव से रिलेट करते हैं उनको अपने गांव जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इस हिसाब से सोचें तो लास्ट कितने साल में जो हमारा 2010 के बाद से रोड कंस्ट्रक्शन में जो इतना अच्छा बूम आया, तो उसमें अगर हम देखें तो लगभग 2016 से 19 में जो हमारा CAGR रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो वो लगभग 21% का रहा है। साथ में हम बात करें एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, जिसमें 111 लाख करोड़ रुपए का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है, उसमें से टोटल उस 111 लाख करोड़ का 18% सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का जो काम है वो चल रहा है, जो कि 2025 तक कंप्लीट होने की बात है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें कि हमारा जो रोड का नेटवर्क है वो किस तरीके का है, तो लगभग हमारे देश में 59 लाख किलोमीटर की रोड एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारी नेशनल रोड, स्टेट रोड और ग्राम पंचायत की रोड मिला के है। और अभी रिसेंटली इस जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है इसको बूस्टअप करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने GST भी 28% से कम करके 18% कर दिया, जिससे कि वो लोग नए इक्विपमेंट्स खरीदें और अपने जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं उनको वापस जो है रीसेल कर दें या उसको कंडम कर दें, जिससे कि क्या है जो नए व्हीकल आ रहे हैं उनकी ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी होगी और वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी होगी, तो जो रोड बनेगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छी बने। साथ में जो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सबसे ज़्यादा टेंडर कर रही है रोड्स की और नेशनल हाईवे की, तो जिस हिसाब से इस समय हमने जो पैसा लगा रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, तो आने वाले 5 साल में जो हमारा जो नए हाईवे जो स्टार्ट होने वाले हैं
तो एक्सपेक्टेड है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टोल और जो टोल पे सर्विसेज वो देते हैं, उससे जो इनकम की बात करें तो वो लगभग 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी देश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अगर वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो उस देश को डेवलपमेंट की रास्ते पे जो स्पीडअप है वो बहुत फास्ट हो जाती है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जिस गांव में सड़क बन जाती है उस गांव के तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो यही है, जितनी ज़्यादा हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है डेवलप होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हमारी कंट्री में बढ़ते जाएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।